हाँ बच्चे देखिए, लास्ट क्लास में चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने बेसिक चीज सीख ली थी, कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, और कैसे अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम लोग चीजें कैलकुलेट भी करते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, दैट इज अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है? एम थियोरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन, और ऐसे ही अगर डेंसिटी फॉर्म में देखें तो डी थियोरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड इनटू एन माइनस, ठीक है। इसको यूज करना मैंने आपको सिखाई दिया था। चलिए आज यहीं से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। इस चीज के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आप यहां यूज करोगे, दूसरा पार्ट आप लोग यूज करोगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, अगर आप किसी भी एक रिएक्शन को जनरल टर्म्स में देखें, जैसे जनरल रिएक्शन है R goes to P, तो बस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या बनेगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर कंडीशंस देखें, पहला जो केस आपके पास बन सकता है कि भाई Kc की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत बड़ी हो। 1 से बड़ी कितनी होती है? 10 to the power 3 या उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो बताओ जब Kc 1 से बहुत बड़ा है तो उस केस में P इक्विलिब्रियम जो है वो P इक्विलिब्रियम R इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 से बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से क्या बनने वाला है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो रिएक्शन शुरू की, मान लो आपने रिएक्टेंट लेके शुरू किया, तो जब तक इक्विलिब्रियम आएगा तब तक ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट। हो सकता है मान लो इक्विलिब्रियम आया 99% कंप्लीशन पे, तो कोई रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट ही हुई ऑलमोस्ट, है ना। कोई इक्विलिब्रियम आया 99.98% कंप्लीशन पे, तो होगा क्या कि फॉरवर्ड रिएक्शन इतनी ज्यादा, क्योंकि देखो Kc 10 to power 3 है, आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? Kf अपॉन Kb के। तो अगर Kf Kb से बहुत बड़ा है, दैट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन क्या चल रही है? बहुत फास्ट, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या चल रही है? बहुत स्लो। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तब तक फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी होगी? कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ध्यान रखना, जब Kc के लिए 1 से बहुत बड़ी होती है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्ट्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही बात है। अब ये ठीक है, लिखने में अच्छा लगता है, इसको समझेंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू। आपको मेनली देखना है कि जब Kc के लिए बहुत हाई है, ऑलमोस्ट सारा का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट। सिमिलरली बताओ अगर Kc की वैल्यू बहुत ही कम होगी, 10 to power -3 से छोटा है, तो बताओ उस केस में क्या होगा? जो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगी? बहुत कम। और इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन विल नॉट गो मच इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वेरी लेस reactant will be converted to products, ठीक है। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज का मतलब होता है। ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर यूज किया करेंगे, ठीक है, लेकिन ये हम कहां पे यूज करने वाले? यहीं पर। इसको आप बहुत ध्यान से समझें, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। रिसेंटली पूछा गया है जेईई के अंदर क्वेश्चन, तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखें आपके सामने। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन A aqueous plus 2B aqueous gives C aqueous, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए 10 to the power 8 है। अब आप देखो, कभी भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इतनी हाई वैल्यू देखो तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, है ना। हाँ, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एवरी स्पीसी एट इक्विलिब्रियम इन अ 10 लीटर कंटेनर इफ 4 मोल ईच ऑफ A and B आर इनिशियली टेकन। तो दो पार्ट है, दोनों को आप ध्यान से समझें, दोनों आपको एक नई चीज सिखाएंगे। तो आपके पास एक रिएक्शन है A aqueous प्लस 2B aqueous gives you C aqueous।
आपने शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पर देखो A का भी कितना मोल लिया है 4 मोल और B का भी कितना लिया है 4 मोल। क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, बहुत हाई, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी पूरी कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी A ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। A और B जीरो नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि फाइनली क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आएगा तो कुछ तो बचेगा, पर जो कुछ बचेगा वो बहुत कम होगा, वो भी आपको वैल्यूज से प्रूव हो जाएगा। बट अभी आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, A और B दोनों के मोल सेम है, बताओ दोनों में से LR कौन है, B दिख रहा है, 4/1 4/2 2B LR है। तो जो LR है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि मुझे पता नहीं जीरो बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो तो नहीं हो सकता। तो मान लो B बचेगा कुछ Y मोल, कितना बचेगा, अब देखो ये 4 था, बताओ इसके 4 के लिए कितना काम में आएगा, तो बताओ ये कितना बचेगा, 2 से 1 बन रहा है, 1 से आधा, बताओ 4 से कितना बनेगा, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। बोलो समझ में आता है ना? तो क्योंकि यहां पर केसी के लिए बहुत हाई है, आप अगर सेम मोल दिया हुआ है देखो तो आप LR देखो, LR ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बट जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि अल्टीमेटली क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम। तो इसके Y मोल होंगे, इसके 2 मोल बने बचेंगे और इसके 2 मोल बनेंगे। क्या डब्बे का वॉल्यूम दिया है क्या, 10 लीटर, तो बताओ कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2/10 Y/10 एंड 2/10। समझ में आ रहा है? अब आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, 10⁸ विल बी इक्वल टू, देखो कंसेंट्रेशन ऑफ C 0.2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A वो भी 0.2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B Y/10 का होल स्क्वायर। तो 0.2 से 0.2 गया, देखो 10⁻² पर आएगा, ये y² बनेगा, तो अरेंज करो तो y² के लिए आपको मिलेगी 10⁻⁻6। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3, दैट इज 0.001। देखो 0.001 ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही है, ठीक है ना? कभी भी एग्जैक्ट जीरो मत कर देना, ये आपको समझने की जरूरत है। इसका क्वेश्चन आ गया तो एक ही तरीका है सॉल्व करने का, तो ये यहीं से दिख जाएगा आपको वैल्यूज के साथ साथ, कर सकते हो। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, A + 2B गिव्स C। अब आपने एक का 4 मोल लिया और एक का 8 मोल, तो ध्यान से देखें सेम रिएक्शन है, A aqueous प्लस 2B aqueous गिव्स C aqueous। बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, वही 10⁸8। लेकिन इस बार क्या है, इन दोनों के एक के 4 और एक के, इसका 4 मोल है और इसका 8 मोल है। अब इसमें क्या है बताओ, LR कौन है, कोई भी नहीं है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो दोनों स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है 1:2 के में। ये मैं आपको मोल में पहले भी सिखा चुका हूं, बट स्टिल आप देख सकते हैं। बताओ जब इसका 4 में से 1 मोल गया तो बताओ इसका 8 में से कितना मोल जाएगा, बताओ ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 6। बताओ रेशियो कितना है, यहां भी रेशियो कितना था, आप कोई और मोल भेज दो, मान लो 4 में से 1.3 मोल गए, 4 में से 1.3 गए तो कितना बचेगा 2.7 बचेगा। बताओ 4 में से 1.3 गया तो हाँ, इसमें से कितना जाएगा 2.6। बताओ ये कितना बचेगा 5.4। बताओ रेशियो कितना है, आपके जो मर्जी अमाउंट कर लो, ये रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, मेंटेन। इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहां पर ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं थे, यहां पर ये दोनों स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है। तो जब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में तो कोई LR नहीं होता, तो पूरी रिएक्शन में वो रेशियो क्या रहने वाला है, मेंटेन रहने वाला है। लेकिन यहां देखो, यहां पर LR लगेगा, रेशियो मेंटेन। तो आपको ये दो ही केस दिख सकते हैं इसके अंदर। तो जब आपके पास ये केस है तो अब बताओ हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बताओ ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां जाएगी, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड, है ना। रिएक्टेंट बहुत कम बचेगा और कुछ तो बचेगा। तो बताओ इक्विलिब्रियम पर मान लो अगर इसका Y मोल बचा, इसका 2Y मोल बचेगा। क्या आपको ये समझ में आता है? बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने आनी चाहिए।
बाकी तो 1 मोल से 1 मोल, तो 4 मोल से कितना बनेगा 4 बाय 10 बाय 10 बाय 10। केसी का एक्सप्रेशन लिखो। सो कंसंट्रेशन ऑफ सी 4/10 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए y/10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी 2y/10 का होल स्क्वायर। दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 10 to the power 8। क्या y को क्यों नेगलेक्ट करूंगा? प्रोडक्ट y आएगा क्यों प्रोडक्ट में? तो निकाल लेना 4 माइनस समथिंग 4 ही आ जाएगा वो। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ बनना चाहिए 4 माइनस वाई। वहां तो y बनना चाहिए सिर्फ, सॉरी हाँ 4 माइनस वाई वहां बनना चाहिए। हाँ तो बना लेना, कर लेना सॉल्व करके तो देखना। दिख रहा है ना ये? देखो ये 4 में से 0.001 कितना बचेगा? 3.999 3.999 तो बचेगा। खैर कोई बात नहीं, इतने समझदार हो आप, है ना, वो आप कर लोगे। कोई डाउट है किसी को और इसके अलावा? चलिए तो अगला प्रश्न आपके लिए कितना आ रहा है? 2। देखिए कह रहा है आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए गैस प्लस 2b गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है। क्या बना रहा है? सी गैस प्लस, और देखो रिएक्शन के लिए केसी के लिए कितनी दी हुई है? 10 to the power 12। देखो इतनी बड़ी वैल्यू चिल्ला कर बोल रही कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी कहां चली जाएगी? फॉरवर्ड। अब यहां पर आपको इनिशियली ही सबके अमाउंट पहले से दे दिए गए हैं। कितना है? देखो ये 0.5, बताओ ये कितना है? 1, ये कितना है? 0.5, और ये कितना है? ये पहले के अमाउंट्स हैं। अब बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा ऑलमोस्ट पूरा ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखो रेशियो 1:2 का है। इक्विलिब्रियम पर ये बहुत कम बचेगा, बहुत कम। मान लो कितना बचा? y, तो ये कितना बचेगा? 2y, क्योंकि रेशियो क्या रहने वाला है? मेंटेन। अभी ऑलमोस्ट पूरा चला गया। बताओ 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 0.5 कितना बनेगा? 0.5। तो 0.5 पहले से था और 0.5 और बन गया। बताओ ये कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1, और ये कितना हो जाएगा? 3.5 प्लस 0.5 दैट इज 4। डब्बे का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो कंसंट्रेशन, जो मोल्स हैं वही क्या हो गए? कंसंट्रेशन। अब आप केसी लिखो, केसी बनेगा 10 to the power 12। दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होल स्क्वायर। बोलो मिल रहा है? ये देखो 4 से 4 कैंसिल, ये क्या बनेगा? वाई क्यूब। तो y क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to the power -12। बताओ y की वैल्यू कितनी? 10 to the power -3 -4.0001। आ रहे ना? अब उसने आपसे बोला है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज इतना, तो बताओ B की कंसंट्रेशन हमारे हिसाब से कितनी होगी? 2y। तो ये बन गया 2 इंटू 10 to the power -4। बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं? किसी को डाउट है ना? तो कभी भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत हाई वैल्यू मिल जाए तो एक ही चीज ध्यान रखना, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी कहां पर जाएगी? फॉरवर्ड, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो, अगर आप इसको 0.5 माइनस वाई लिखते तो वाई का कोई सिग्निफिकेंस, तो कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। कराया ना, पूरा गया ऑलमोस्ट। पेट्रोल पंप गए हो कभी? पेट्रोल डलवाया? आपने उसको बोला 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे, वो कितने का डालता है? उससे 13 पैसे लेते हो आप वापस, क्यों? लेके भी क्या कर लोगे? आप यही सोचते हो ना, क्या करूंगा इसको लेके भी। तो आपके पास से कितने पैसे गए? वैसे जाने कितने चाहिए थे? तो पूरे ही गए ना। वैसे तो आपके 0.13 पैसे बच गए, लेकिन आपने क्या बोला? 0 है ऑलमोस्ट। ये तो
तो इसलिए आपने पूरे 100 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ये 100 रुपये और ये 105 का भराना चाहिए। हाँ हाँ, ये होता है। जो प्री फिक्स्ड वैल्यूज होती है ना, उन पे वो पहले सेटिंग करके रखते हैं, कम जाता है। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, मैं भी जाके 2000 का 3000 का अब करते ही नहीं है वो। अब क्या मैं बोलूंगा 2119 हैं? हाँ करते तो नहीं, अब तो सब करते हैं। मनमानी चलते, जब पूरे मोहल्ले में पूरे कॉलोनी में एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। यहाँ तो पकड़ के दिखाते हैं, सर देख लो 0, पर वो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अंदर से कारस्तानी करके रखते हैं। समझ गए आप? हाँ, बी का भेज दो। बी का कितना भेजना चाहते हो? 1 ही है तो उसका 0.5 चला जाएगा। रेशियो सेम है ना 1:2 का, तो किसी का भी भेज दो। जितना ये जाएगा उसी के हिसाब से इसको लेके जाएगा। समझ गए? अगर आप इसको y लिखोगे तो ये y/2 आ जाएगा। कहानी सेम ही आने वाली। हाँ डॉन, चलिए भाई नेक्स्ट देखें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। नाम से पता लग रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जब एक ही डब्बे में 2 रिएक्शंस एक साथ इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, केस है। अभी तो आप जो भी पढ़ रहे हो सब केसेस हैं। जो मैं नहीं पढ़ा हूं तो भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए इंटेलेक्ट से, बट स्टिल हम प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको केसेस दिखाता जा, इनसे डील करना सीख ले आराम से। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी कॉमन स्पीसी है, क्या कौन सी स्पीसी है? कॉमन स्पीसी की कंसेंट्रेशन या उसका प्रेशर क्या आने वाला है? हर जगह पर सेम। समझो, जैसे मैं आसान आप सामने रिएक्शन लिखता हूं कि आपके पास एक रिएक्शन है ए, लेट्स से एक्वस है, ये डिसोसिएट होकर बनाता है कुछ बी एक्वस प्लस सी एक्वस। ठीक है, फिर ये जो बी एक्वस बना, मान लो ये फर्दर डिसोसिएट होकर कुछ डी एक्वस प्लस ई एक्वस बनाता है। तो देखो ये 2 इक्विलिब्रियम एक साथ चल रहे हैं। पहले ये बनेगा, इससे ये बनेगा। तो जब ओवरऑल इक्विलिब्रियम आएगा तो एक ही डब्बे में दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ सेट होंगे। ठीक है, इससे आप आयनिक में बहुत डील करोगे। तो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर ये A था, ये 0 है और ये, अब क्या होगा? धीरे धीरे A से B बनेगा, C बनेगा। ये जो B बना ये फर्दर इस रिएक्शन में आगे काम में आएगा, है ना। तो मान लो A में से किसी भी टाइम पर मान लो A में से कुछ A1 अमाउंट गया, समझना मेरी बात को। तो A1 में से ये कितना बनेगा? A1 और ये बनेगा। लेकिन ये A1 बनते अगली रिएक्शन में काम में आना शुरू कर देगा। फिर इसमें से जान लो कुछ B1 गया, फिर ये B1 बनेगा, फिर ये B1 बनेगा, फिर ये A2 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 ऐसे चलता रहेगा। जब दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट होंगे, बताओ इक्विलिब्रियम पर सबकी कंसेंट्रेशंस क्या हो जाएंगी? लाहौल बिला, उम्मीदों पे खरे उतरते हो आप लोग, उम्मीदें गलत होती है। जब इक्विलिब्रियम आएंगे दोनों कंटेनर में एक साथ, तो बताओ सबकी कंसेंट्रेशन क्या हो चुकी होगी? कांस्टेंट। तो मान लो इक्विलिब्रियम आने तक A में से X अमाउंट गया, तो ये कितना बनता? X और X। लेकिन ये X रुकता नहीं यहां पे। मान लो इस इक्विलिब्रियम में X में से कितना चला गया? Y। तो बताओ ये कितना बनेगा? Y। बताओ कॉमन स्पीसी कौन है? तो B। अगर यहां X माइनस Y है तो B। कैसे मतलब? A है, A में से X गया, ये X बना, ये X बना। अब इस X में से B कुछ खर्च हो गया, C प्लस D बनाएगा। तो ये कुछ बनेगा, फिर कुछ खर्च होगा, फिर कुछ बनेगा, कुछ खर्च होगा। तो मान लो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पर Y खर्च हुआ, ये बना कितना था? X। इस इक्विलिब्रियम पर यहां से B बना X, लेकिन इस पर उसमें से कितना खर्च हो गया? Y। तो बताओ B बचेगा कितना? यहां पे भी कितना बचेगा? क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही डब्बे में तो हो रही है। एक ही कंटेनर में एक ही स्पीसी की क्या 2 अलग अलग कंसेंट्रेशन हो सकती है? इस कमरे में O2 है,
O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर भी सेम होगी, वहां पर भी सेम होगी, वहां पर हर जगह पर क्या होगी? एक स्पीसी की दो अलग अलग कंसंट्रेशन थोड़ी हो सकती है एक ही कंटेनर के अंदर। समझ गए? ये क्लियर है आप लोगों को? अब मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2। तो बताओ K1 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? x इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन a माइनस एक्स। बताओ K2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? y स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करके हम x और y के लिए निकाल सकते हैं। आओ थोड़े बहुत और एग्जांपल देख लेते हैं। आओ बाबू, धीरज बाबू। मान लो आपके सामने कोई रिएक्शन है, ये लेट्स से A गैस गिव्स 2B गैस प्लस C गैस। इनमें और कुछ नहीं होता, ये लिखना आना चाहिए, यहीं पे दिक्कत आती है, वरना और कहीं दिक्कत नहीं आती है। फिर B गैस प्लस C गैस गिव्स लेट्स से सम, या B गैस प्लस D गैस ले लो, गिव्स सम A गैस। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके A मोल्स थे। बताओ क्या होगा अब इसी इक्विलिब्रियम पे? A माइनस, ये कितना बनेगा? और ये अब इस 2x में से कितने जाएंगे? तो बताओ यहां कितना बचेगा? है ना, ये पता नहीं कुछ था, तो मान लो ये A मोल्स थे, तो बताओ A में से कितने जाएंगे? बताओ ये कितना बनेगा? लाहौल विलाप होती है, आवाज कहां से आ गई? कौन सा A माइनस एक्स माइनस भाई? इसके तो A मोल मैंने, अच्छा A ले लिया, इसके B मोल थे मान लो, तो ये तो इसी रिएक्शन में है ना सिर्फ, तो इस रिएक्शन में कितना गया? तो इसमें से भी कितना जाएगा? और यहाँ कितना बनेगा? बताओ कॉमन स्पीसी कौन है? तो B अगर यहाँ इतना तो यहाँ पर भी इतना। A भी है, अच्छा A, ओके, तो ठीक है। A यहाँ से x खर्च हुआ, यहाँ से y बना, तो बताओ टोटल A कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स प्लस वाई, और टोटल A माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ, हो सकता है अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई हो तो इक्विलिब्रियम भी तो आएगा ना, जितना B बन रहा होगा उतना B वापस खर्च भी हो रहा होगा। मान लो यहां से 5 मोल गए और यहीं से 5 मोल वापस आ गए, तो B को क्या फर्क पड़ा? और उधर से वापस 5 मोल आ भी रहे हैं। 5 इधर से आया, 5 इधर गया, फिर 5 इधर से आया, 5 इधर गया, बताओ B पे क्या फर्क पड़ा? कच्चू ना, है ना? कर लोगे ना? समझ में आ गया आप लोगों को ये? ठीक है, बाकी इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में और यूज करेंगे, बट अभी यहां पर आओ, यहां पर आप डील करते हुए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो एक बार मैंने समझा तो आपको दिया, ये 1 सेकंड दो, मैं एक पेज ऐड कर दूं उस पर। चलिए अब देखें, इसमें केस देखें, जो आपको जनरली केस मिलता है वो मिलता है हेट्रोजीनियस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो मान लो आपके पास कोई एक A गैस है, A सॉलिड है, सॉरी, ये A सॉलिड टूटकर क्या बना रहा है? कुछ X गैस प्लस Y गैस। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सॉलिड है सेम कंटेनर के अंदर B, और वो B सॉलिड टूट बना रहा है कुछ X गैस प्लस Z गैस। तो देखो दोनों ये कॉमन स्पीसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज X। तो ये दोनों तो क्या है? सॉलिड, और ये क्या है? तो इनके लिए हम प्रीडोमिनेंटली क्या यूज करते हैं? Kp। तो मैं मोल्स की जगह डायरेक्टली किस में डील कर रहा हूं? प्रेशर्स में। किस में डील कर रहा हूं? तो आप ध्यान से देखें, टाइम t इक्वल टू 0, इसके कुछ A मोल्स रहे होंगे, बताओ इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ अमाउंट जाएगा, इसके मोल्स टूटेंगे, इसके मोल्स टूटेंगे तो इन दोनों के मोल्स बनेंगे, इनके मोल्स बनेंगे तो इनका कुछ ना कुछ प्रेशर भी बनेगा। तो इसके प्रेशर से मुझे मतलब ही नहीं, तो सॉलिड है, भाड़ में गया, लेकिन इनके प्रेशर से मतलब होगा। तो मान लो इस सॉलिड ने डीकंपोज होकर इसका प्रेशर प्रोड्यूस किया x atm, और इसका भी कितना प्रोड्यूस किया? x atm। बोलो समझ में आ रहा है? सिमिलरली टाइम t इक्वल टू 0 पर लेट से आपने इसके कुछ B मोल्स लिए होंगे, तो इक्विलिब्रियम पर ये भी कुछ टूटेगा। मान लो इसके टूटने से इसका बना y atm और इसका भी कितना बना? y atm। बताओ एक ही डब्बे में रिएक्शन हो रही है ना? दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है। बताओ इस कंटेनर में x का टोटल प्रेशर कितना होगा? समझ में आ रहा है सभी को?
है ना, x का कंट्रीब्यूशन यहां से भी है और यहां से भी है, तो जहां जहां x है वहां पर टोटल प्रेशर x का कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ATM, और बताओ यहां पर भी ये कितना बन जाएगा, x प्लस वाई ATM। कोई डाउट, समझ में आ रहा सभी को? चलिए इस रिएक्शन के लिए Kp लिखें, Kp1, तो क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ x इंटू प्रेशर ऑफ y, दैट इज x इंटू एक्स प्लस वाई। इसके लिए लिखो Kp2 y इंटू एक्स प्लस वाई। देखो दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार तो दोनों को डिवाइड कर दो, ये याद मत रख लेना, याद बात नहीं रखना। तो बताओ Kp1 अपॉन Kp2 किसके इक्वल हो गया, आ रहा है? एक आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे आप ऐड करोगे Kp1 प्लस Kp2 x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिख रहा है? x प्लस वाई कॉमन आएगा, एक और x प्लस वाई बन जाएगा। तो बताओ यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर Kp1 प्लस Kp2। आराम से देख लें, सोच लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं करना होता। रिएक्शन लिखो, जो कॉमन स्पीसी है उसका आपको कंसंट्रेशन दोनों जगह पर क्या रखना होता है, सेम। तो वो आप देख लेना कितना बन रहा है। पिछले केस में वो x माइनस वाई थे, यहां पर दोनों जुड़ गए हैं क्योंकि दोनों ही कहां पर आ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं। ऑल गुड? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, ये ना Kp वैल्यूज है इन दोनों की, इसका Kp1 है 300, इसका Kp2 है 600। 30 ATM खत्म, 3030। हाँ सॉलिड मिक्सचर दोनों का हो गया ना। देखो ये आपका A सॉलिड है, बताओ A सॉलिड टूट कर क्या बनाएगा, B गैस प्लस, तो टाइम t को जब से कुछ मोल्स रहे होंगे A मान लो, इक्विलिब्रियम पर देगा भाड़ में, ये तो प्रेशर लगाएगा ही नहीं। बताओ इससे टूटा ये कितना बनेगा, x। फिर कौन है आपके पास, D सॉलिड, D सॉलिड टूट कर क्या बनाएगा, E गैस प्लस C गैस, इसके B रहे होंगे इक्विलिब्रियम पर, तो ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, बताओ टोटल C कितना हो गया, तो लिखा क्यों नहीं था, होगा। अब इसके लिए लिखो Kp1, बताओ Kp1 किसके इक्वल हो गया, x इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी आंसर 30 नहीं आएगा, 60। Kp2 नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, y इंटू एक्स प्लस वाई, सही है। तो देखो Kp1 की वैल्यू कितनी है 300 और Kp2 की वैल्यू कितनी है 600, इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900, दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, तो बताओ x प्लस वाई कितना आएगा 30, ये तो x प्लस वाई है। अब अगर आप इस मिक्सचर बोल रहे हैं फाइंड द टोटल प्रेशर ओवर द सॉलिड मिक्सचर, बताओ इस सॉलिड मिक्सचर पे कौन कौन होगा, B C E, 3 ही गैस होगी, ये तो सॉलिड है, सॉलिड थोड़ा ना प्रेशर लगाया किसी के ऊपर, है ना। जैसे मान लो ये बोर्ड ही रखा है, ये बोर्ड, ये आप पे प्रेशर लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है ना, लेकिन यहाँ जो गैस है वो तो आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना हो गया। अब यहाँ पे कुछ ना वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, वो लिखते हैं x प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, हाँ नहीं पर ऐसे लोग होते हैं, है ना, वो ऐसे लिखते हैं एक दिस दिस दिस, और उसके लिए आंसर भी होता है। तो क्या हो गया, प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर ऑफ E, तो B कितना x, C कितना x प्लस वाई और E कितना y, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, आंसर विल बी 60। सही है, कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत आसान होते हैं, लेकिन फिर भी लैंग्वेज पढ़ लेना चाहिए कि आपसे क्या पूछा गया है, अदरवाइज गेम होने में समय। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम रिएक्शन या फिर रिएक्शन क्वेश्चन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है, ठीक है। देखें क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चंट। आपने रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख लिया है। मान लो एक रिएक्शन है A गोज टू B प्लस C, टाइम t इक्वल टू 0 पर आपने मान लो 2 मोलर कंसंट्रेशन ली A की,
बी और सी कितने कितने थे, 0। अब आप इक्विलिब्रियम पर आओगे जब ए बचेगा 0.5 मोलर, बताओ बी और सी कितना बनेगा, 1.5 एंड बोले दिखाई देता है। अच्छा, तो अब बीच में मान लो 20 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम आया, तो जब हम 2 मिनट पर होंगे तो बताओ क्या 2 मिनट पे ए 2 मोलर ही होगा, 2 से कुछ, मान लो 1.8 मोलर है, मतलब कितना खर्च हुआ, बताओ ये कितना बनेगा और ये भी कितना बनेगा। मान लो 5 मिनट पर क्या इक्विलिब्रियम आ गया होगा, तो 20 मिनट पे आएगा। मान लो 5 मिनट के बाद ये बचा है 1.5, ये कितना बनेगा 0.5 और 0.5। अच्छा देखो यहां इक्विलिब्रियम आया था, तो यहां पर अगर मैं लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, बताओ क्या ये आपको केसी की वैल्यू दे देगा। ये सारी कौन सी कंसंट्रेशंस हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अगर मैं यहां लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, बताओ क्या ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, नहीं देगा ना। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, बताओ यहां लिखूं 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये कौन है। तो पहले आपको मतलब समझना चाहिए रिएक्शन कोएफिशिएंट का। अगर आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अलावा किसी भी और टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, वो आपको किसके लिए देता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू देता है। कोई डाउट। तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशंस अदर देन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये ध्यान देना, एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स्ड होता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है उसका क्यूसी चेंज होता है। क्या चेंज होता है, क्यूसी क्यूपी दोनों बोलते हैं, वही मतलब सेम ही है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू क्या होता है, चेंज। अगर आप ऑब्जर्व करें, पता इस रिएक्शन की शुरुआत में क्यू की वैल्यू कितनी रही होगी, अगर आप इसे कैलकुलेट करें केसी की वैल्यू, तो वो आपको मिलने वाली है 4.5 है। अब आप देखो 2 मिनट के बाद अगर आप क्यू की वैल्यू निकालो 1/9, ये बनेगा 2/90 है ना। 2/90 कितना हो गया, 0.020, 9 दूनी 18, 0.02 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहां निकालो 1/6 कितना हो गया, 0.06, 6 × 18, 5 × 15, हाँ 1/6 कितना गया, 1/6 0.167। आपको दिख रहा है, पहले क्यू 0 था, फिर क्यू बढ़ के 0.02 हुआ, फिर पॉइंट। तो जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, बताओ क्या क्यू की वैल्यू बदल रही है, बढ़ना कम होना दोनों हो सकता है, बदल रही है ना। बदलते बदलते किसकी इक्वल हो जाएगी, तब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो जब क्यूसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाती है, तब आप क्या अटेन कर लेते हो, इक्विलिब्रियम। ये आपको बताता है कि आपकी गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है तो बढ़िया है, और अगर नहीं है तो उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना होगा या फिर बैकवर्ड जाना होगा। ये चीज आपको कौन सिखाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट सिखाता है। बोले बात समझ में आती है। बस इन्हीं चीजों पे आपको ध्यान देना है। एट इक्विलिब्रियम क्यू क्या होगा, के इक्विलिब्रियम के इक्वल होगा। लेकिन अगर वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल नहीं है तो फिर या तो के इक्विलिब्रियम से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, छोटा। तो जब Q के इक्विलिब्रियम से बड़ा होता है, इसको समझना आप, मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं आप लोगों के लिए, R goes to P, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग ये भूल जाएं कि जब Q K से बड़ा होता है तो फॉरवर्ड जाती है बैकवर्ड। तो उसके लिए बता रहा हूं, बहुत आसान है। बताओ इस रिएक्शन के लिए जब मैं Q लिखूंगा तो वो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। बोलो समझ में आ रहा है। क्या यहां पर Q K से बड़ा है, तो बताओ अगर Q K से बड़ा है, ठीक है, तो आपको ये देखना है यहां से कि टू अटेन इक्विलिब्रियम Q हैज 2 डिग्रीज। बताओ इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो जब Q को K के बराबर होना तो Q को अपनी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम।
बताओ Q की वैल्यू कम, Q क्या, Q किसके इक्वल है, कंसेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ R। अगर आप Q को डिक्रीज करना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट डिक्रीज हो और रिएक्टेंट इंक्रीज हो। सही है, बताओ प्रोडक्ट डिक्रीज हो और रिएक्टेंट इंक्रीज हो, ऐसा कब होगा, जब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। आराम से देख लें, समझ लें, किसी को डाउट दो पूछ सकता है। इफ Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, बताओ इस केस में Q हैज टू इंक्रीज। तो बताओ फिर से Q का एक्सप्रेशन लिखो तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब Q को बढ़ना है तो P बढ़ना चाहिए और R कम होना चाहिए। बताओ ऐसा कब होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब Q K से छोटा होता है तो रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड, और जब Q K से बड़ा होगा तब रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। तो अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चंट Q की वैल्यू पता है तो आप Q के लिए देखकर डिसाइड कर सकते हो कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या फिर नहीं है। और अगर वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगी। कर सकते हैं, घटा दो, जैसे आप प्रोडक्ट को घटाओगे रिएक्टेंट अपने आप फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को, समझ में आता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये ध्यान देना जो मैं बता रहा था, एक्सटर्नल कंडीशंस लाइन, आप प्रेशर बदलो, आप वॉल्यूम बदलो, आप मोल्स बदलो, तो उससे कौन बदलता है, Q। K चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड है। तो अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, आप चाहे प्रेशर बदलो, वॉल्यूम बदलो, मोल्स बदलो, उससे क्या बदलेगा, Q बदलेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज। गुड आउट। यहां पे इक्विलिब्रियम का वो है, तुम अकेले थोड़ी हो। हाँ भाई, जिन लोगों में दृष्टि दोष है उनके लिए थोड़ा ये रो। चलिए भाई देखें, ये इनटू है, ये रिएक्शन दी है आपको N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो मतलब जिंदगी में और क्या चाहिए, है ना। इसने बोला N2 का प्रेशर है 2 atm, सॉरी H2 का प्रेशर है 2 atm, N2 का प्रेशर है 1 atm और NH3 कितना है 3। आप ध्यान से सुनना, ये तो इसका सिंपल वो है। जब कई बार क्वेश्चंस आएंगे कि आपको तीनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हैं, तो जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको हर एक स्पीसी का अमाउंट यानी प्रेशर दे दे या मोल्स दे दे या कंसंट्रेशन दे दे, तो सबसे पहले Q कैलकुलेट किया करो। क्या कैलकुलेट करोगे, तो देखो ये गैस की रिएक्शन है, उसके लिए हम QP कैलकुलेट करेंगे। QP बनेगा प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3। ये बनेगा 9/8 1.125 सॉरी है, हाँ 1.125। ये Q है और ये Kc है। देखो दिख रहा है Q की वैल्यू Kc से क्या है, बहुत। रिएक्शन कहां जाएगी, मिक्सचर ऑफ 1.75 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.13 मोल ऑफ NH3 is introduced into a 20 liter reaction vessel at 500 Kelvin. At this temperature the equilibrium constant Kc for the reaction दिया हुआ है। तो देखो आपको क्या क्या दिया गया है, 1.57 मोल तो N2 है, आपके पास 1.92 मोल H2 है और 8.13 मोल H2 है। बताओ क्या सबके मोल दिए हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा, Q डिवाइड बाय 20 इसकी कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20। अब आप यहां से Q कैलकुलेट करो, मतलब दिख रहा है साफ साफ, देखो Kc बड़ा है तो यहां Q Kc से क्या आने वाला है, छोटा। रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। कोई डाउट कर सकते हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये था आपका रिएक्शन क्वेश्चन और इसका यूज। एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं, इसको पता करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन को यूज करते हैं। कोई डाउट यहां तक, चलिए अब आप बढ़ रहे हैं आगे और सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल
जो आपको किसी भी इक्विलिब्रियम पे जब आप एक्सटर्नल कंडीशंस को बदलते हैं तो उसका इफेक्ट सिखाएगा। ये एक फ्रेंच वर्ड है, अगर इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन देखें तो होता है ला शातले, लेकिन हम ला शातले है ना, क्या है ना, हाँ। फिर अगर हम इंडियन वर्जन पे आते हैं तो होता है ली चैटलियर, और उससे भी नीचे वाले इंडियन वर्जन आते हैं तो जो आप बोल रहे हो ले चाटले, है ना। तो क्या लोटे चौकोपाय, खैर है, अच्छा LCP, खैर जो भी आप बोलना चाहें, ला शातले, ला ली चटले या ले चाटले, है ना, जो भी आप बोलो। ये आपको क्या सिखाता है? फिजिक्स में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये इक्विलिब्रियम कैसा है? चिकनी पहाड़ी। ये जो चिकनी पहाड़ी का कंसेप्ट है, इस पे कल ही मेरे को कहीं से मिला, पता पड़ा कि एक किलर रोलर कोस्टर, उसका नाम भूल गया मैं एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है, रोलर कोस्टर बनाया गया है, इसमें जो भी पैसेंजर बैठता है वो मर जाता है। उसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि हाइपोक्सिया हो जाता है ऊपर जाके। एक तो फुल स्पीड में जाता है तो प्रेशर बहुत तेजी से कम होता है, बहुत तेजी से कम होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। तो ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बनाया तो थ्रिल के लिए गया था, हर आदमी पहुंचते ग्रिल हो जाता था वहां पे। दुनिया में ऐसी बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। खैर, तो यहां पर अगर हम इस बॉल को हल्का सा टिक किया तो ये लुढ़क जाएगा, और अगर आपने यहां पे इक्विलिब्रियम पे अभी आपने इसको धक्का देके आपने इसको यहां छोड़ दिया, तो यहां छोड़ दिया तो आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश होगा। क्या यहां तो अपनी फाइनल पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ भी। अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में, तो अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लो इक्विलिब्रियम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन है 2 मोलर, इसकी है 1.5 मोलर, तो अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आपने यहां पर एक्सटर्नल कंडीशंस बदल दी, एक्सटर्नल कंडीशंस मतलब आप कहीं से और किसी जगह से ए लेकर आए, आपने ए डाल दिया इसमें, और या आपने बी हटा दिया, आपने इस रिएक्शन का प्रेशर ही बदल दिया, या वॉल्यूम बदल दिया कंटेनर का, या आपने टेम्परेचर बदल दिया, ये सब कौन सी कंडीशंस होती हैं? एक्सटर्नल कंडीशन। तो जैसे आप एक्सटर्नल कंडीशन बदलेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होगा? अफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम लूज कर जाएगा, लेकिन फिर से इक्विलिब्रियम क्या होगा? री एस्टेब्लिश होगा। क्या होगा? री एस्टेब्लिश होने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भी जा सकता है, और तो कहां जाएगा ये हमें किसने सिखाया था? ली चटले निकलता, ला शातले तो निकलता नहीं मुंह से, ठीक है। तो ली चटले ने आपको सिखाया था कि अगर आप एक्सटर्नल कंडीशन से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दो तो री एस्टेब्लिश होने के लिए वो फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा। बोले इतनी बात समझ में आती है? एक्चुअली अगर आपको ली चटले प्रिंसिपल नहीं भी आता है तो भी आप ये काम कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा लॉजिक भी। सब कुछ चलता है रिएक्शन क्वेश्चन Q और K की वैल्यू से। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो बताओ Q किसके बराबर होगा? K के होगा। अब जैसे ही मैंने रिएक्शन कंडीशन चेंज की, बताओ कौन चेंज होगा? K तो उतना ही रहेगा, या तो Q बढ़ सकता है या फिर Q, तो बताओ अगर Q बढ़ गया तो वो Q KC से बड़ा हो जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा? अगर Q KC से कम हो गया, यही कहानी होती है सारी, चेक तो यही करना होता है। इसी चीज को इसने छोटे छोटे उसमें पढ़ के आपको बता दिया कि ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बट हाँ इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया चीजों को आसान करने में। इसने कहा कि अगर आपने कोई सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम पर है उसको डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर जाने पर उस चेंज का इफेक्ट क्या होता हो? डिक्रीज होता हो, न्यूट्रलाइज होता हो, नलीफाई होता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां जाने पर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती हो? कम।
अगर आपने किसी कंसंट्रेशन को कम किया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां जाने पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती हो, बढ़ती हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका जस्ट क्या करता है, उल्टा। आपने किसी को बढ़ाया तो वो उसे कम करना चाहेगा, आपने किसी को कम किया तो वो उसे, बोले बात समझ में आती है। तो ये है इसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग रिएक्शन कंडीशंस, then equilibrium is re-established, and to attain the equilibrium, reaction shifts in that direction in which the effect of change is neutralized, or in simple words, आप जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका जस्ट उल्टा करेगा। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। आओ देखते हैं अलग अलग इफेक्ट्स। सबसे पहला इफेक्ट होता है एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, R goes to P, और अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इसके लिए अगर मैं केसी लिखूं तो बताओ क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, ठीक है। ऊपर जगह कहां लिखूं मैं, पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो अभी सिस्टम मान लो इक्विलिब्रियम पर है, तो Q और K इक्विलिब्रियम बराबर होंगे। बताओ कंसंट्रेशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। अब आप मुझे बताओ कि आपने मान लो लेट्स से इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐड किया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल दिया, और तो बताओ प्रोडक्ट डालते ही क्या होगा, प्रोडक्ट एडेड। बताओ ऐड करते प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई तो बताओ Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से, और रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, समझ रहे हो? ये इसका लॉजिक है, एक्चुअल रीजन। अगर आपने रिएक्टेंट को कम किया, ढंग से सोच के बोल लो, हाँ, आपने रिएक्टेंट को कम किया तो भी क्यों बढ़ेगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट ऐड करो या रिएक्टेंट रिमूव करो, रिएक्शन किधर जाएगी, बैक। ये तो लॉजिक, सिंपल वर्ड्स में। अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उसे क्या करना चाहेगा, कम करने के लिए रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। अगर आपने रिएक्टेंट कम किया, इक्विलिब्रियम उसे बढ़ाना चाहेगा। बताओ रिएक्टेंट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड। अगर आपने रिएक्टेंट ऐड किया तो आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम से कम करना चाहेगा, कहां जाएगा, फॉरवर्ड। समझ पा रहे हैं? तो जो आप करोगे इक्विलिब्रियम का जस्ट क्या करता है, उल्टा करता है। बात नंबर 1। सो एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट कहां होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। फिर देखें ये 2000 का नोट, मैं इस पे लिख के दे सकता हूं आपको, जो आप भी लिखाना चाहो। ध्यान रखना, अगर आप किसी रिएक्शन में एक सॉलिड को ऐड, उसके लिए 10 रुपए का नोट चाहिए। शुरुआत 10 के नोट से हुई थी। ₹10 के नोट से शुरू हुआ था वो। हाँ, खैर चलिए इधर आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जहां जहां 2000 लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी रिएक्शन पे सॉलिड ऐड किया, सॉलिड को रिमूव किया, तो उसका कोई इफेक्ट, जैसे मान लो आप सामने रिएक्शन है ये CaCO3 सॉलिड CaO सॉलिड प्लस, और आपने इसमें और CaCO3 ऐड कर दिया, कर दो। सॉलिड का एक्टिव मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पहला इफेक्ट होता है एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। ये बताऊंगा आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ नोट जो हाँ 2000 लिखा हुआ है ना, ये वो पॉइंट है जहां आप सबसे ज्यादा गलती करके आते हो। $2000 बहुत बड़ी चीज होती है आजकल। कितने का? हो गया तुम्हारा? चलिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, कहानी वही है। बताओ अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम से क्या करना चाहेगा, कम। बताओ प्रेशर कम किधर होगा, जहां गैसेस के मोल्स कम होंगे या ज्यादा?
भाई जहां गैसेस के मोल्स कम वहां प्रेशर भी क्या होगा, कम, जहां गैसेस के मोल्स ज्यादा वहां प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो वो तो आप देख ही लोगे। जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, दिस PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। आप पहले तो उसका स्टेटमेंट पढ़ लो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। और गैसेस के लिए आप जानते हो कि P क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, तो जो इंक्रीज्ड प्रेशर का इफेक्ट है सेम वही किसका इफेक्ट होगा, डिक्रीज वॉल्यूम का। यानी प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर टोटल गैसियस मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज। क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम से क्या करना चाहेगा, कम। इसलिए रिएक्शन हमेशा लोअर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट होती है। सिंपल सी बात है। अब आपको ध्यान रखना, जो इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट है वही किसका इफेक्ट होगा, डिक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया। जैसे रिएक्शन बताओ, इसमें मैंने प्रेशर बढ़ाया, किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, क्योंकि इधर गैसियस मोल्स कितना है 1, इधर कितना है 2। ये तो हुआ इसका प्रिंसिपल, जिससे आप आराम से पहचान सकते हो। क्यों हुआ अभी बता देते हैं। बताओ इस रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या होता है, अल्फा के टर्म्स में। बताओ अभी इक्विलिब्रियम में तो ये क्यूपी के बराबर होगा। अब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो बताओ क्या हो जाएगा, क्यूपी बढ़ेगा तो क्यूपी केपी से बड़ा। बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, यह है लॉजिक। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, कोई भी रिएक्शन हो, जैसे ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। बताओ मैंने प्रेशर बढ़ाया, फॉरवर्ड। मान लो मैंने प्रेशर कम किया, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, पक्का भाई, जो डिक्रीज प्रेशर वो इंक्रीज्ड। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, वॉल्यूम बढ़ाने पर हायर मोल्स की तरफ जाएगी और वॉल्यूम कम करने पर कहां जाएगी, लोअर मोल्स की तरफ जाएगी। ठीक है, दोनों ही आपके काम में आते हैं। तो बात हुई इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, कि कैसे प्रेशर इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, एक चीज मैं आपको यहां पर सिखाना चाहता हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना इसमें, वरना आप में से कई लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A गिव्स B प्लस C। मैं जो पढ़ा रहा हूं अब ये मोस्टली एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, बट आपको ध्यान देना है, कहीं अभी तक पूछा नहीं गया, बाई चांस हो सकता है पूछ ले। मान लो सिस्टम है, इक्विलिब्रियम पर है, इसकी कंसिडरेशन है लेट्स से 2 मोलर, इसकी भी है 2 मोलर और इसकी भी है 2 मोलर। बताओ अब इस रिएक्शन का Kc कितना आ जाएगा, आएगा। अब मैंने क्या किया, इफ यानी सब गैसेज हैं, इफ प्रेशर इज डबल्ड, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वॉल्यूम इज हाफ, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आप कैसे भी करके कंटेनर का वॉल्यूम बदल रहे हो, भाई आपने कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर बढ़ाया तो ऑब्वियसली डब्बे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज है ना। तो प्रेशर बढ़ा दिया आपने, डबल कर दिया, या फिर वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। तो बताओ जैसे आपने वॉल्यूम हाफ किया क्या फर्क पड़ेगा, इनकी कंसेंट्रेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बी और सी की घटेगी और ए की, क्यों, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो ए बढ़ेगा, बी और सी क्या होगा, कम होगा। मैं बोलूं आपसे गलत है तो वापस, आपने सिस्टम पे प्रेशर डबल कर दिया, बताओ ए बी और सी की कंसेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, कोई फर्क क्यों नहीं।
टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्यूसी क्यों बदलेगा, टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं है। चलिए ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे बोलता कि मोल्स ऑफ ए बी और सी पे क्या फर्क पड़ेगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड। तो ए का अमाउंट बढ़ेगा, बी और सी का अमाउंट मतलब मोल्स या फिर मास। अब क्या हुआ है आप खुद सोचो, प्रेशर डबल हुआ है या फिर वॉल्यूम क्या हो चुका है, हाफ। बताओ कंसेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ अगर वॉल्यूम आधा हो गया है देन मोलैरिटी क्या हो चुकी होगी, समझ पा रहे हैं। तो जब भी कभी भी कहीं भी किसी भी गैसियस रिएक्शन में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे या वॉल्यूम कम करोगे तो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हर एक स्पीसी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप देखो ना डब्बे का वॉल्यूम सभी के लिए कॉमन है, तो अगर डब्बे का वॉल्यूम हाफ हो गया तो इन सभी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल। होंगे ना, बिल्कुल होंगे, आएगा ना। हाँ तो ए के मोल्स बढ़ेंगे और वॉल्यूम कम हो गया तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बी और सी के मोल्स कम हो गए लेकिन साथ ही साथ वॉल्यूम भी कम हो गया तो दोनों ही कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आधा करने पर मोलैरिटी क्या हो गई, जस्ट डबल। इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड आएंगे, कितना फॉरवर्ड बैकवर्ड आएगा, अगर ये 100% भी बैकवर्ड आ गया तब जाके डबल होगी। और आप भी जानते हो 100% तो बैकवर्ड आने से इक्विलिब्रियम आना है। हो सकता है 5% बैकवर्ड आए, 10% आए, 20% आए, 40% आए। तो जो मोल्स का इफेक्ट है वो वॉल्यूम के सामने कुछ भी नहीं होगा। अभी आप वैल्यू के साथ भी देख लोगे, ठीक है। पेशेंस रखो थोड़ा सा, इसको मैं बहुत टाइम देकर समझाता हूं, ऑल्दो कभी पूछा नहीं गया, ये कौन जानता है ना, कब क्या पूछ लिया जाए आपसे। तो अब आप देखो, ये आपको समझ में आता है कि डब्बे का वॉल्यूम आधा हुआ तो सभी की कंसंट्रेशन डबल हो चुकी होगी, सही है, ठीक है। अब डबल हो गई, बताओ सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है या नहीं, क्यों नहीं है, क्यूसी निकालो, कितना आएगा 4, जो कि क्या है केसी से बड़ा है। बताओ ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, सही है। बताओ बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो नए इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये बैकवर्ड जाएगा। मान लो इसके 4 में से कितना गया तो इसके 4 में से भी कितना जाएगा और ये कितना बनेगा, सही है। क्या केसी की वैल्यू चेंज होगी, तो बताओ केसी कितना बना, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। सॉल्व करें क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, 9 12, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, हाँ जी क्या 8 प्लस, अच्छा 2 है, अरे सॉरी, हॉल पिला को नहीं, इसमें क्या चेक करूंगा, गलती हो गई। 8 प्लस 2x ना, तो ये बन गया 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2x। तो इधर गया तो 8 बचेगा और ये इधर गया तो 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तब भी फैक्टर तो बन नहीं रहा, तो x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 100 माइनस 32 68, 64 का रूट होता है 8, तो 68 का होगा 8.12 के आसपास कुछ मान लो, तो 8.2 मान लेते हैं। 10 प्लस 8.2 और 10 माइनस 8.2, 10 प्लस 8.2 बन गया 18.2/2 और एक बन गया आपके पास 1.8/2। तो ये वाली तो बन गई 9.1 और ये वाली बन गई 0.9। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। x के लिए 9.1 थोड़ी ना हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो x के लिए पॉसिबल क्या है 0.9। बताओ नए इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन, इसकी बताओ नई कंसंट्रेशन पुरानी कंसंट्रेशन से ज्यादा है या कम,
लाहौल बिला कुव्वत। ज्यादा है ना? बताओ पुराने इक्विलिब्रियम पे कंडीशन कितनी थी? 2 2 2, अब कितनी है? बढ़ गई कम हो गई? यही तो मैंने बोला था कि सबकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सबकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और नए इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस पुराने इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से क्या होगी? ज्यादा। इसके पूछे जाने के चांसेस मात्र 1% है, लेकिन पूछ लिया तो इसके जो लोग इसको सही करेंगे उनके चांस भी कितने हैं? सिर्फ, ठीक है, तो आप भी उन्हीं 1% में काउंट हो। अगर आपने किसी भी सिस्टम जो कि गैसीय सिस्टम जो भी इक्विलिब्रियम पर है, अगर आपने उस पर प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम कम किया और आपसे इफेक्ट कंसंट्रेशन में पूछा है, देखो मैं मोल्स पूछता तो जो आपने ली चेटलर से आंसर दिया वो बिल्कुल सही होता, ए के मोल्स बढ़ेंगे, बी और सी के कम होंगे, लेकिन क्योंकि उसने कंसंट्रेशन पूछा है, कंसंट्रेशन में मोल्स भी आते हैं और तो आपको दोनों का इफेक्ट देखना पड़ेगा, सिर्फ एक से आप आंसर नहीं दे सकते। तो आपको साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम का इफेक्ट क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, दिख रहा है ना? ये पीछे तो सिर्फ कितना आया? 0.9, और वॉल्यूम से कितना चेंज आ गया? 2 यूनिट का। तो वॉल्यूम का इफेक्ट क्या कर रहा है आपका? डोमिनेट। और इसी के ऊपर बेस्ड है मेरा ये नोट, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम द कंसंट्रेशन ऑफ एवरी स्पीसी एट इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज, विल बी इंक्रीज्ड होगा, इस इंक्रीजेज आ गया गलती से, will be increased and the concentration at new equilibrium will be greater than the concentration at old equilibrium. Similarly उल्टा भी सही होगा, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हर स्पीसी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और नए इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन आएगी वो पुराने से क्या आने वाली है? कम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आज अपन यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैंने आपको ली चेटलर प्रिंसिपल में एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट और साथ साथ प्रेशर चेंज का इफेक्ट दिखा दिया है। बाकी के इफेक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे।